जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए इन्वायरमेंट पर्यावरण की क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में आज हम 5000 प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 261 से 280 तक के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन हैं वो विभिन्न शिक्षक भर्तियों में बार बार पूछे गए हैं तथा एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इस क्लास में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 261 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 में पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई। ऑप्शन ए में दिया है मीथेन, ऑप्शन बी में दिया है फॉस्जीन, ऑप्शन सी में दिया है मेथिल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी में दिया है मेथिल एमाइन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी है वो मेथिल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी तथा भोपाल गैस त्रासदी है वो 2 दिसंबर कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 को हुई थी तथा इस गैस का रिसाव है वो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी जिसमें हजारों व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी थी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 261 का आंसर होगा ऑप्शन से सी मेथिल आइसोसाइनेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 262 देखते हैं कि श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। ऑप्शन ए में दिया है एस्बेस्टॉस से, ऑप्शन बी में दिया है पेपर से, ऑप्शन सी में दिया है टेक्सटाइल से, ऑप्शन डी में दिया है सिलिका से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेक्सटाइल होता है वो श्वेत फेफड़ा कैंसर का मुख्य कारण होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 262 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 263 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 263 में दिया है कि लंदन स्मॉग या लंदन धूम्र पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है ग्रीष्म काल में दिन में, ऑप्शन बी में दिया है ग्रीष्म में सुबह के समय, ऑप्शन सी में दिया है शीतकाल में दिन के समय, ऑप्शन डी में दिया है शीतकाल में सुबह के समय। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लंदन धूम्र की घटना होती है वो शीतकाल में सुबह के समय होती है। कब होती है? शीतकाल में सुबह के समय होती है तथा लंदन धूम्र को लंदन स्मोग या सल्फर स्मोग के नाम से भी जाना जाता है। लंदन स्मोग की घटना में NO2 के स्थान पर SO2 क्रिया करता है। लंदन स्मोग में NO2 के स्थान पर कौन सी गैस क्रिया करती है? SO2 गैस क्रिया करती है। इस क्रिया के लिए कम ताप व कोहरे की उपस्थिति में लंदन धूम्र की क्रिया होती है तथा सन 1952 में लंदन शहर में लंदन स्मोग के कारण लगभग 4000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 263 का आंसर होगा कि लंदन धूम्र होता है वो शीतकाल में सुबह के समय होता है। तो 263 का आंसर होगा ऑप्शन से डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 264 देखते हैं कि BOD5 क्या है। ऑप्शन से में दिया है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर, ऑप्शन बी में दिया है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, ऑप्शन सी में दिया है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ तथा ऑप्शन डी में दिया है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि BOD5 का अर्थ होता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। यहाँ से BOD के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं कि BOD का जल में अत्यधिक बढ़ना यह दर्शाता है कि BOD के बढ़ने से जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगती है जिससे सूक्ष्म जीवी होते हैं और हानिकारक जीवों की संख्या बढ़ने लगती है।
जब इनकी संख्या बढ़ने लगती है तो जल में जो घुलित ऑक्सीजन होती है अर्थात डीओ, उसमें कमी आने लगती है। डीओ घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आने लगती है, जिससे बड़ी मात्रा में जीवों की मृत्यु हो जाती है। अतः यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पीने योग्य जल होता है, पीने योग्य जल का बीओडी मान है, पीने योग्य जल का बीओडी मान 1 ppm से 1 ppm होना चाहिए। अर्थात पीने योग्य जल का बीओडी मान कितना होना चाहिए? 1 ppm अर्थात पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 264 का आंसर होगा ऑप्शन से बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 265 देखते हैं कि जल समस्या का निराकरण संभव है। ऑप्शन ए में दिया है जल अपव्यय रोककर, ऑप्शन बी में दिया है समुचित जल प्रबंधन कर, ऑप्शन सी में दिया है वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जल की समस्या के निराकरण के लिए जल के अपव्यय को रोकना चाहिए तथा जल के लिए समुचित प्रबंध करना चाहिए तथा वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात वर्षा के जल को एकत्रित करना चाहिए। अर्थात इन सभी उपायों के द्वारा ही हम जल समस्या का निराकरण संभव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 265 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 266। इसमें दिया है सुश्री मेघा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए में दिया है वैज्ञानिक अनुसंधान से, ऑप्शन बी में दिया है जल संरक्षण से, ऑप्शन सी में दिया है पर्यावरण संरक्षण से, ऑप्शन डी में दिया है भूमि सुधार से। यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेघा पाटेकर का संबंध है वो पर्यावरण संरक्षण से है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 266 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 267 देखते हैं कि पर्यावरण असंतुलन का कारण है। ऑप्शन ए में दिया है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, ऑप्शन बी में दिया है भौतिकवादी सोच, ऑप्शन सी में दिया है भोगवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय चेतना का अभाव अर्थात पर्यावरण के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव होना, भौतिकवादी सोच होना तथा भोगवादी प्रवृत्ति, ये तीनों कारक होते हैं वो पर्यावरण असंतुलन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन 267 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 268 देखते हैं कि निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? यहाँ से ऑप्शन ए में दिया है डेंगू, ऑप्शन बी में दिया है मलेरिया, ऑप्शन सी में दिया है पोलियो, ऑप्शन डी में दिया है टिटनेस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेंगू होता है, डेंगू रोग का मुख्य कारक मादा एडिज मच्छर होता है। जब डेंगू हो जाता है तो डेंगू के कारण रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घटती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेंगू रोग का मुख्य कारण क्या होता है? मादा एडिज मच्छर होता है। मलेरिया रोग का मुख्य कारक होता है वो एनोफ्लेज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है तथा पोलियो होता है यह दूषित भोजन एवं जल के द्वारा होता है तथा पोलियो होता है वो एक विषाणु जनित रोग होता है। पोलियो कैसा रोग होता है? विषाणु जनित रोग होता है तथा पोलियो के निराकरण के लिए भारत सरकार ने 1995 कब 1995 में संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया था तथा पोलियो के टीका का जो आविष्कार किया था वो साक व सोबिन नामक वैज्ञानिकों ने पोलियो का टीका का आविष्कार किया था तथा टिटनेस। तो यहाँ से हम देखते हैं कि निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टिटनेस एक संक्रामक रोग नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 269 देखते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। ऑप्शन ए में दिया है डीजल, ऑप्शन बी में दिया है लकड़ी, ऑप्शन सी में दिया है गैस, ऑप्शन डी में दिया है केरोसिन।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डीजल को जलाने से पर्यावरण दूषित होता है, लकड़ी को जलाने से भी पर्यावरण दूषित होता है तथा केरोसिन के इस्तेमाल से भी एनवायरनमेंट दूषित होता है। लेकिन गैस होती है वो पर्यावरण को दूषित नहीं करती। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है वो कौन सा है? गैस है। तो यहाँ से क्वेश्चन 269 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 217 देखते हैं कि रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन सी में दिया है हैजा, ऑप्शन बी में दिया है चेचक, ऑप्शन सी में दिया है ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन डी में दिया है मलेरिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रोनाल्ड रॉस का संबंध है वो मलेरिया से है, क्योंकि रोनाल्ड रॉस ने ही सबसे पहले मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी थी और उन्होंने बताया था कि मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। इस खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 217 को एक बार फिर देखते हैं कि रोनाल्ड रॉस का संबंध किससे है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रोनाल्ड रॉस का संबंध है वो मलेरिया से है, क्योंकि रोनाल्ड रॉस ने ही सबसे पहले मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक करके यह पता लगाया था कि मच्छर के काटने से ही मलेरिया रोग होता है। इस खोज के लिए इनको दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 270 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 271 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया है पशुमल, ऑप्शन बी में दिया है खनिज तेल, ऑप्शन सी में दिया है जैव कचरा, ऑप्शन डी में दिया है मानव मल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बायोगैस संयंत्र में प्रयुक्त नहीं होता है वो खनिज तेल, क्योंकि बायोगैस संयंत्र में प्रयोग होने वाला पशु मल होता है, जैव कचरा भी प्रयोग में लाया जाता है, मानव मल भी प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 271 का आंसर होगा ऑप्शन बी खनिज तेल। ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 272 देखते हैं कि चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन ए में दिया है चेचक, मलेरिया, सी में दिया है प्लेग, ऑप्शन डी में दिया है तपेदिक। यहाँ से हम कह सकते हैं कि चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग होता है वो प्लेग रोग होता है। कैसा रोग होता है? प्लेग रोग होता है, तथा प्लेग रोग होता है एक जीवाणु जनित रोग होता है। कैसा रोग होता है? जीवाणु जनित रोग होता है। तथा चेचक होता है, चेचक एक विषाणु जनित रोग होता है। चेचक कैसा रोग होता है? विषाणु जनित रोग होता है। तथा मलेरिया होता है वो प्रोटोजुआ जनित रोग होता है। मलेरिया कैसा रोग होता है? मलेरिया कैसा रोग होता है? तो मलेरिया प्रोटोजुआ जनित रोग होता है। तथा तपेदिक होता है, तपेदिक रोग होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। तपेदिक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि तपेदिक रोग होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग होता है वो प्लेग रोग होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 272 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 273 देखते हैं कि हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ऑप्शन ए में दिया है यकृत, ऑप्शन बी में दिया है वृक्क, ऑप्शन सी में दिया है फेफड़े, ऑप्शन डी में दिया है हृदय। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर का यकृत एक ऐसा भाग है जो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 273 का आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत।
आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 274 देखते हैं कि मौसम के दृष्टिकोण से उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन ए में दिया है वर्ष भर गर्मी रहना, ऑप्शन बी में दिया है ठंड से अधिक ठंड एवं गर्मी से हल्की गर्मी, ऑप्शन सी में दिया है साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, ऑप्शन डी में दिया है ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होते हैं उनका मुख्य लक्षण होता है कि वहाँ पर वर्ष भर गर्मी बनी रहती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 274 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 275 देखते हैं कि विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। ऑप्शन ए में दिया है 72, ऑप्शन बी में दिया है 70, सी में दिया है 75, ऑप्शन डी में दिया है 80। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति विश्राम अवस्था में है तो उसके हृदय की धड़कन होती है वो प्रति मिनट 72 होती है, अर्थात उसका हृदय होता है वो एक मिनट में कितने बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 275 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 276 देखते हैं कि धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। ऑप्शन ए में दिया है तपेदिक, ऑप्शन बी में दिया है कैंसर, ऑप्शन सी में दिया है अल्सर, ऑप्शन डी में दिया है अनिद्रा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग होता है वो फेफड़ों का कैंसर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 226 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 278 देखते हैं कि मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है भूकंप, ऑप्शन बी में दिया है सुनामी, ऑप्शन सी में दिया है रासायनिक आपदा, ऑप्शन डी में दिया है भूस्खलन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा, सुनामी है वो एक प्राकृतिक आपदा है तथा भूकंप भूस्खलन होता है वो भी एक प्राकृतिक आपदा होता है। लेकिन रासायनिक आपदाएं होती हैं वो मानव जनित या मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मानव निर्मित आपदा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 278 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 279 देखते हैं कि समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया है भूमध्य रेखीय वन, ऑप्शन बी में दिया है पतझड़ वन, ऑप्शन सी में दिया है कोणधारी वन, ऑप्शन डी में दिया है मैंग्रोव वन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैंग्रोव वन होते हैं वो समुद्र की सतहों पर पाए जाते हैं, इसलिए समुद्री प्रदूषण के कारण सबसे ज़्यादा असर हो रहा है वो मैंग्रोव वनों पर हो रहा है, जिसके कारण मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 279 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 280 देखते हैं कि जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित अर्थात संघनित होकर द्रव के रूप में धरती पर गिरती है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है बादल, ऑप्शन बी में दिया है वर्षा, ऑप्शन सी में दिया है बर्फ, ऑप्शन सी में दिया है जल वाष्प। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब भी जल वाष्प रूप में वायुमंडल में संघनित हो जाता है, संघनित होने के बाद जब वह द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसे वर्षा कहते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 280 का आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।